नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का आज दोस्तों ये लेक्चर 4 है और आज हम यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है उत्तराखंड नदी तंत्र यानी उत्तराखंड रिवर सिस्टम। अब किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। कहाँ से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है, कहाँ पे संगम होता है, या कौन किसकी सहायक नदी है। तो ये सारी दोस्तों जो भी रिवर सिस्टम है, संपूर्ण रिवर सिस्टम हम एक ही वीडियो में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड के रिवर सिस्टम की या नदी तंत्र की, तो उत्तराखंड नदी तंत्र को 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा में आपका भागीरथी नदी तंत्र और अलकनंदा नदी तंत्र, और साथ साथ नयार नदी तंत्र, ये तीनों इसमें आ जाएंगे। और तीसरा जो होगा आपका वो हो जाएगा काली नदी तंत्र। तो उत्तराखंड का संपूर्ण नदी तंत्र दोस्तों आज हम एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और मैप के माध्यम से आपको हम यहाँ पे, ये देखो ये मैप यहाँ पे मैंने दे रखा है, और प्रत्येक नदी को, उसके उद्गम स्थल को, उसके संगम स्थान को, और वो किसकी सहायक नदी है, ये सारे मैंने यहाँ पे मैप के माध्यम से आपको यहाँ पे डिस्क्राइब मैं करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको हमारी परीक्षावाणी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो शुरुआत दोस्तों हम यहाँ पे यमुना नदी तंत्र से करेंगे। यमुना नदी तंत्र, अब आप सभी जानते हैं कि जो यमुना रिवर सिस्टम है, यमुना नदी तंत्र है, वो 2 जनपदों से यमुना नदी होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 2 जनपद? एक तो आपका उत्तरकाशी और दूसरा आपका देहरादून। यानी यमुना नदी केवल इन 2 जनपदों से होकर गुजरती है। ये आपका उत्तरकाशी हो गया, ये आपका देहरादून हो गया, ठीक है। तो ये मैप मैंने कई बार आपको समझा रखा है, कहां पे कौन सा जनपद है, ये आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो यमुना नदी है उसका उद्गम कहां से होता है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और यहां पे आप दे सकते हो। तो ये है यमुना नदी। यमुना नदी को, जो आपकी ये यमुना नदी है, इसको कौन कौन सी अन्य नदियों के नाम से जाना जाता है ये भी यहां पे मेंशन हम कर लेते हैं। इसको कहा जाता है आसिता मुनि, आसिता नदी, आसिता नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आपको नोट करना है। क्यों जाना जाता है इसको आसिता नदी के नाम से? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस यमुना नदी की खोज किसने की थी? आसित मुनि ने की थी। तो इसलिए इस यमुना नदी को आसिता नदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी के उद्गम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है यमुना नदी। अब ये कहां से निकल रही है? तो ये निकल रही है दोस्तों बंदरपूछ पर्वत से। ये बंदरपूछ पर्वत कहाँ है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। और बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी भाग के, जिसको हम यमुनोत्री कांठा के नाम से जानते हैं, वहां से उद्गम होता है यमुना नदी का। अब ये दोनों ऑप्शन एक ही, मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, तो या तो वहां पे बंदरपूछ होगा या आपका वहां पे यमुनोत्री कांठा होगा। ये दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आ सकते हैं। तो यमुना नदी का उद्गम हो गया बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी भाग यमुनोत्री कांठा से। अब दोस्तों, जो ये बंदरपूछ पर्वत है ना, इसको पुराणों में क्या कहा गया है? कालिंदी पर्वत के नाम से जाना जाता है। प्राचीन में इसको क्या कहा जाता था? कालिंदी पर्वत, कालिंदी पर्वत के नाम से जाना जाता था। किसको? बंदरपूछ पर्वत को। तो इसलिए जो यमुना नदी है उसका उद्गम कालिंदी पर्वत से होने के कारण यमुना नदी को क्या कहा जाता है? कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कालिंदी नदी, कालिंदी नदी किसका नाम है, किसका प्राचीन नाम है? तो यमुना नदी का प्राचीन नाम है कालिंदी नदी। साथ ही साथ कालिंदी नदी या यमुना नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यपुत्री, यम की बहन, ये सारे नाम किसके हैं? कालिंदी या यमुना नदी के हैं। और कृष्ण की पटरानी भी इसे कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य थे यमुना नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे यमुना नदी का उद्गम, तो आपको पता चल गया है। अब यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। यमुना नदी की जो सर्वप्रथम जो पहली सहायक नदी है वो कौन सी है? यहाँ पे ऋषिगंगा। ये देखो, ये ऋषिगंगा यहां से आ रही है। अब ऋषिगंगा का उद्गम कहां से होता है? तो मैंने आपको बताया था जो बंदरपूछ पर्वत है ये इस प्रकार से फैला हुआ है, इस प्रकार से। तो जो ऋषिगंगा है उसका उद्गम भी बंदरपूछ ग्लेशियर से या बंदरपूछ पर्वत से ही होता है।
जो नदी का उद्गम होता है वो ग्लेशियर से होता है, क्योंकि ग्लेशियर में बर्फ जमी होती है। बर्फ वो धीरे धीरे पिघलकर पानी का रूप लेती है और फिर वहां से नदी का प्रवाह होता है, नदी का उद्गम होता है। तो यदि मैं पर्वत कह रहा हूं यहाँ पे, तो आप उसे क्या समझ सकते हैं, आप ग्लेशियर भी उसको समझ सकते हैं। तो ऋषि गंगा का जो उद्गम होता है वो बंदरपूछ ग्लेशियर से या बंदरपूछ पर्वत से ही होता है। और ये संगम कहाँ पे करती है, क्योंकि संगम अधिकांशतः पूछा जाता है। देखो ये छोटी छोटी नदियां हैं, उद्गम आपको हमेशा जो महत्वपूर्ण नदी होगी, जो बड़ी नदी होगी, उसी का पूछा जाएगा। लेकिन संगम आपका प्रत्येक उस नदी का पूछा जा सकता है जो उसमें संगम कर रही है। तो इसलिए संगम मैंने यहाँ पे आप दे सकते हो, ये क्या लिखा है, जानकी चट्टी। तो जानकी चट्टी में ऋषि गंगा का और यमुना नदी का क्या होता है दोस्तों, संगम होता है। जानकी चट्टी खरसाली में, खरसाली के पास उत्तरकाशी में ऋषि गंगा और यमुना नदी का क्या होता है, संगम होता है। उसके बाद देखो कोई भी छोटी नदी यदि बड़ी नदी से मिलती है तो हमेशा वो नदी प्रवाह किसके नाम से जाना जाएगा, बड़ी नदी के नाम से ही जाना जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके आगे इसको ऋषि गंगा कह सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि यमुना नदी अधिक प्रवाह लाती है, तो इसलिए इसको यमुना नदी के नाम से ही जाना जाएगा। और वैसे महत्वपूर्ण नदी कौन से है, यमुना नदी है। आगे फिर यमुना नदी के नाम से इसको जाना जाता है, आगे बढ़ती है और हनुमान चट्टी के पास इसमें हनुमान गंगा मिलती है। हनुमान गंगा का भी उद्गम बंदरपूछ पर्वत से ही होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हनुमान गंगा ये भी हनुमान चट्टी के पास यमुना नदी से संगम करती है और फिर यमुना नदी आगे बढ़ती है और नौगांव उत्तरकाशी के पास इसमें एक और नदी आती है। ये नदी जो कमलगाड़ है, ये इसके दाईं ओर से आ रही है। ये यहाँ पे कमलगाड़, यहाँ पे नौगांव उत्तरकाशी के पास यमुना नदी से संगम करती है। और उसके बाद यमुना नदी में, इसके बाद उत्तरकाशी में कोई महत्वपूर्ण नदी अन्य जो इसके सहायक नदी वो संगम नहीं करती है, सीधे प्रवेश करती है देहरादून में। अब यमुना नदी यहाँ पे देहरादून में प्रवेश करती है और कालसी नदी, कालसी नामक स्थान पर, जो देहरादून का कालसी नामक स्थान पर है, पश्चिम उत्तराखंड के ये पश्चिम में स्थित है। कालसी में कौन सी नदी यमुना नदी से संगम करती है, टोंस नदी। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि टोंस नदी और यमुना नदी का संगम कहां पर होता है, तो कालसी नामक स्थान पर। अब टोंस नदी के बारे में जान लेते हैं कि इसका उद्गम कहां से होता है। तो टोंस नदी प्रारंभ में ये दो भागों में निकलती है, सूपी नदी और रूपी नदी। अब जो ये सूपी नदी है इसका उद्गम तो स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से ही होता है, यानी इसका उद्गम तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ही हो रहा है। और जो रूपी नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से। तो ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है कि टोंस नदी प्रारंभ में ये दो भागों में निकलती है। एक है सूपी नदी जिसका उद्गम है स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर उत्तरकाशी, और दूसरी है रूपी नदी जो कि डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रूपी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए उत्तरकाशी में प्रवेश करती है और उत्तरकाशी के नेटवाणा में, नेटवाणा जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पे है उत्तरकाशी जनपद में टोंस नदी पर। तो नेटवाणा में रूपिन और सूपी नदी का संगम होता है, फिर यहां से आगे बढ़ती है और देहरादून में प्रवेश करती है। और फिर ये देहरादून और हिमाचल प्रदेश का सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और कालसी में किसके साथ मिल जाती है, यमुना नदी के साथ मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यमुना नदी कालसी से आगे बढ़ती है और यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि कालसी के समीप यहाँ पे क्या है, यमुना नदी। देखो ये अब यमुना नदी है ना, यहाँ पे कालसी में आपका टोंस नदी और यमुना का संगम हो गया। फिर यमुना नदी कालसी से आगे बढ़ती है और कालसी के समीप यहाँ पे डाक पत्थर बैराज है। ये जो यहाँ पे ये कौन सा बैराज है दोस्तों, यहाँ पे डाक पत्थर बैराज। मैं आपको हर छोटा से छोटा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो डाक पत्थर बैराज में यमुना नदी से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है, शक्ति नहर। तो ये एक तो यहाँ पे शक्ति नहर निकल गई अलग से, एक यमुना नदी आगे सीधे बढ़ रही है देहरादून और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए, ये तो निकल जाती है आगे। ये शक्ति नहर यहाँ पे देहरादून से होते हुए और रामपुर मंडी पर, रामपुर मंडी में शक्ति नहर से कौन सी नदी मिल जाती है, आसन नदी। अब इस आसन नदी का उद्गम कहां से है, तो आसारोड़ी देहरा मार्ग, देहरादून के आसारोड़ी देहरा मार्ग से आसन नदी का उद्गम होता है और ये देहरादून में रामपुर मंडी नामक स्थान पर शक्ति नहर से संगम करती है। डायरेक्ट यमुना नदी से संगम नहीं कर रही है, ये कर रही है शक्ति नहर से संगम। तो एग्जाम में अब देखो ये शक्ति नहर यमुना नदी से निकाली गई है, तो एग्जाम में कई बार सीधे पूछा जाता है कि आसन नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपका आ जाएगा
यमुना नदी की सहायक नदी है, क्योंकि जो शक्ति नहर निकाली गई है ये यमुना नदी से ही निकाली गई है। उसके बाद ये शक्ति नहर वापस फिर कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी के साथ ही मिल जाती है, यहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्र में। तो ये है दोस्तों संपूर्ण रिवर सिस्टम किसका, यमुना नदी का। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ यमुना नदी की अन्य सहायक नदियां बताने वाला हूं, जो आपको क्या करना है यहाँ पे नोट करना है, क्योंकि जो यूकेट्रोसी है, जो आयोग है, वो कई छोटी छोटी नदियों के बारे में भी पूछने जा रहा है एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कृष्णा घाट। अब देखो मैंने आपको कैसे याद रखना है, मैंने आपको क्या कहा था कि जो यमुना नदी है वो कृष्ण की पटरानी कहलाती है, तो कृष्णा घाट भी इसकी एक सहायक नदी है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। बनाड़ घाट, बनाड़ घाट, क्योंकि अगर हम बात करें गढ़वाल में नदी को, जो छोटी छोटी नदियां हैं उसको गाड़ के नाम से जाना जाता है। खुतनु घाट हो गया, खुतनु घाट, और उसके बाद आपका बरनी घाट हो गया, भद्री घाट हो गया। वैसे जो अगर आपको रिवर सिस्टम के नोट्स चाहिए ना, तो आपको हमारी एप्लीकेशन पता ही होगी, प्ले स्टोर में आप जा सकते हो, उत्तराखंड जी के आपको सर्च करना है, सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजी ग्रुप का ऐप। 1 लाख प्लस अभ्यर्थी दोस्तों उससे स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा निःशुल्क ऐप है। और जरदारी क्लासेस हमेशा निःशुल्क यहाँ पे आपको लेक्चर भी देता है, निःशुल्क आप वहां पे नोट्स बना सकते हैं रिवर सिस्टम के। तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हो, वहां पे उत्तराखंड जी के आपको सर्च करना है और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एससी ग्रुप का ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो बद्रीघाट हो गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ गडोली घाट, पुजारी घाट, ये कुछ अन्य यहाँ पे सहायक जो छोटी छोटी नदियां हैं यमुना नदी में जो संगम करती है। अब इनका ना तो उद्गम पूछा जाता है, ना इनका क्या पूछा जाता है, संगम पूछा जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी पर्वत श्रेणी से निकलते हैं और किसी भी स्थान पर ये संगम करती है, जो कि कहीं पे भी मेंशन नहीं है और ना ही ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों यमुना नदी से आपका यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं होगा। और साथ साथ एक और चीज आपको बता दें कि यमुना नदी पर जितनी भी प्रमुख क्या है परियोजनाएं बनी हुई है, उस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, उत्तराखंड विद्युत परियोजनाएं बाय जरदारी क्लासेस। आपको सर्च करना है यूट्यूब में और वहां पे आ जाएगा सबसे ऊपर वीडियो, उसको आपको देखना है। तो साथ साथ अगर आप परियोजनाएं भी पढ़ते हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस प्रकार से आप मैप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और यहाँ पे एक और पॉइंट छूट चुका है कि जो यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है। देखो यमुना नदी बंदरपुर से निकल रही है, तो यहां से लेकर यहां तक कुल लंबाई कितनी है यमुना नदी की, यानी उत्तराखंड में कुल लंबाई कितनी है यमुना नदी की, 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर बहती है यमुना नदी उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है, 136 किलोमीटर यमुना नदी की कुल लंबाई है उत्तराखंड में। अब दोस्तों एक अन्य जो महत्वपूर्ण नदी सिस्टम है उत्तराखंड का, गंगा नदी तंत्र। इसको आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ये नदी तंत्र है उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा जो नदियां आती हैं वो इसके अंतर्गत ही आती है, क्योंकि देखो गंगा नदी की 2 नदियों से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। तो सबसे पहले हमें यहां पे मैं आपको बता रहा हूं भागीरथी, और यहां पे आ जाएगी अलकनंदा। और एक तीसरी महत्वपूर्ण नदी क्या है, नयार नदी। तो ये तीनों नदियां मिलकर क्या बनती है, मतलब विशेषकर देखो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है यहाँ पे टिहरी में, देवप्रयाग में, यहाँ पे, तो यहां से गंगा नदी के नाम से जान जाएगी। मतलब कुल मिला के गंगा नदी यहां से होगी और कहां तक, यहां तक। तो गंगा नदी से ऊपर ये 2 नदियों से मिलकर बन रही है। कौन कौन सी नदी, एक आपकी ये भागीरथी नदी आ जाएगी इधर, और एक आपकी अलकनंदा नदी आएगी। तो पहले हमें भागीरथी नदी के बारे में जानना होगा, फिर अलकनंदा नदी के बारे में। फिर जब गंगा नदी देवप्रयाग में मिलती है, आगे बढ़ती है, तो ब्यास घाट नामक स्थान पर, पौड़ी में ब्यास घाट नामक स्थान पर इसमें नयार नदी भी मिलती है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब देखो गंगा नदी तंत्र काफी महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम ये होने वाला है। तो शुरुआत यहाँ पे पहले भागीरथी नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। भागीरथी नदी में कौन कौन सी सहायक इसकी प्रमुख नदियां हैं जो भागीरथी नदी में मिलती हैं।
देखो भागीरथी नदी, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं मैप को। और दोस्तों इसमें एक तो इतनी सारी नदियां थी कि कुछ कुछ नदियां क्लियरली नहीं आ रखी, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रखी है, क्लियर मेंशन नहीं हो रखी है, तो वहां पे मैं उसका आपको नाम बताने वाला हूँ स्पष्ट रूप से। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक नदी में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे भागीरथी नदी, ये आप साफ साफ लिखा है यहाँ पे भागीरथी नदी आ रही है, कहां से आ रही है? गोमुख से आ रही है, ठीक है। तो देखो ये गंगोत्री ग्लेशियर का एक मुख्य भाग है गोमुख। तो अगर ग्लेशियर से पूछा जाता है, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि आयोग क्वेश्चन तो सिंपल बनाता है लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वहां पे गोमुख नहीं आएगा, वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर आ सकता है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि सर ने आपको बताया था यहाँ पे कि इसका उद्गम गोमुख से होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो गोमुख है नहीं, तो ऑप्शन में गंगोत्री ग्लेशियर आ सकता है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है, तो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से यहाँ पे उद्गम होता है किसका? भागीरथी नदी का। ये आपको विशेष तौर पर क्या करना है दोस्तों? नोट करना है। अब गोमुख से जब उद्गम होता है भागीरथी नदी का, गोमुख का है उत्तरकाशी में है, और गंगोत्री से लेकर, ठीक है, गोमुख से लेकर, यहां से लेकर जहां से इसका उद्गम हो रहा है, यहां से लेकर और देवप्रयाग तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है भागीरथी की, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं भागीरथी। भागीरथी नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 205 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है टोटल भागीरथी नदी की लंबाई? तो वो है 205 किलोमीटर। ये पेन आज थोड़ा मोटा हो गया था इसलिए मैंने इसको पतला कर लिया है। तो भागीरथी नदी की कुल लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? 205 किलोमीटर। मैंने यहाँ पे गंगा नदी मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी भागीरथी के बारे में बताया आपको। अभी केवल आपको फोकस किस पे देना है? भागीरथी नदी पर। तो भागीरथी नदी का उद्गम हो गया है गोमुख से। अब इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रुद्रगंगा, रुद्रगंगा का उद्गम हो रहा है रुद्रगेरा ग्लेशियर से। तो रुद्रगेरा ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी के रुद्रगेरा ग्लेशियर से यहाँ पे रुद्रगंगा का उद्गम होता है, और यहाँ पे गंगोत्री से कुछ पहले, यहाँ पे देखो गंगोत्री मंदिर है, तो गंगोत्री मंदिर से कुछ ऊपर यहाँ पे रुद्रगंगा और भागीरथी नदी का क्या होता है दोस्तों? संगम होता है गंगोत्री धाम से ऊपर। अब यहाँ पे कोई स्पष्ट स्थान नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भागीरथी की प्रथम सहायक नदी कौन है, तो वो है आपकी रुद्रगंगा, जिसका उद्गम रुद्रगेरा ग्लेशियर से होता है। फिर यहाँ पे रुद्रगंगा और भागीरथी नदी संगम करके भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और गंगोत्री धाम पहुंच जाती है। और गंगोत्री धाम के ही निकट यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? एक अन्य नदी का संगम होता है भागीरथी नदी से, जिसका नाम क्या है? केदार गंगा। अब केदार गंगा का उद्गम स्थल यह है आपका केदार ताल। जहां पे ये ब्लू मैंने दिखा रखा है ना, तो वहां पे हमेशा ताल है, ठीक है। और जहां पे मैंने दिखा रखा है पर्वत टाइप का, तो ये क्या है? हमेशा ग्लेशियर है, जिसके ऊपर ये देखो बर्फ है। तो केदार ताल से किसका उद्गम होता है? केदार गंगा का उद्गम होता है। तो केदार ताल आपका कहां हो जाएगा? ये भी आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। तो केदार ताल से उद्गम होता है केदार गंगा का, गंगोत्री धाम के पास ये भागीरथी नदी से संगम करती है। उसके बाद फिर भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और भैरव घाटी पहुंचती है। ये कई बार एग्जाम में पूछ जाता है। ये जाद गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको जानवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो जाद गंगा है इसको जानवी नदी, ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। जानवी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो जानवी नदी या जाद गंगा का जो उद्गम है वो है आपका थांगला दर्रा, उत्तरकाशी में स्थित है थांगला दर्रा। यहां से उद्गम होता है जानवी नदी या जाद गंगा का, और फिर यहां से भैरव घाटी पर ये पहुंचती है और भैरव घाटी के पास यहाँ पे ये संगम करती है किसके साथ? भागीरथी नदी के साथ। अब इस भैरव घाटी में यहाँ पे लंका नामक स्थान है, ठीक है। तो कई बार लंका नामक, ये लंका नामक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड के कौन से जनपद में लंका नामक स्थान स्थित है। क्योंकि ये लंका यहाँ पे भैरव घाटी है, और लंका या भैरव घाटी, अब यहाँ पे मैं लंका भी लिख रहा हूं, लंका, ठीक है। क्योंकि भैरव घाटी अगर नहीं आता है तो लंका वहां पे जरूर आएगा। तो लंका या भैरव घाटी नामक स्थान पर जाद गंगा और भागीरथी नदी का क्या होता है? संगम होता है। तो लंका कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में। उसके बाद फिर भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और झाला नामक स्थान पर, यहाँ पे क्या है? झाला नामक स्थान पर इसमें सिया गंगा संगम करती है। तो सिया गंगा का और भागीरथी नदी का संगम कहां पर होता है? झाला नामक स्थान पर। फिर भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और गंगोरी में पहुंचती है, और गंगोरी में इसमें एक अन्य नदी संगम करती है, असीम गंगा।
अब इस असीम गंगा का जो उद्गम है वो है यहाँ पे डोंडी ताल से। डोंडी ताल से निकलती है असीम गंगा और फिर गंगोरी नामक स्थान पर असीम गंगा किसके साथ मिल जाती है? भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है। फिर भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और उत्तरकाशी में पहुंच जाती है। यहाँ पे उत्तरकाशी मार्केट है और उत्तरकाशी में ही वरुणा नदी इसके साथ संगम करती है। वैसे उत्तरकाशी जब मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज आपको बताई थी तो काफी डिटेल्स में मैप के माध्यम से ही वहां पे मैंने रिवर सिस्टम आपको बताया था। तो आप देखो, अगर हम सिर्फ उत्तरकाशी की बात करें, आपको जनपद वाइज याद करना है, तब जाके आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो उत्तरकाशी में अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में भागीरथी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? वरुणा नदी, उसके ऊपर असीम गंगा है, उसके ऊपर है सिया गंगा, उसके ऊपर है जात गंगा, उसके ऊपर है आपकी केदार गंगा और रुद्र गंगा। तो रुद्र गंगा, केदार गंगा, जात गंगा, सिया गंगा, असीम गंगा, वरुणा नदी, ये प्रमुख सहायक नदी है भागीरथी नदी की। फिर भागीरथी नदी उत्तरकाशी से आगे बढ़ते हुए प्रवेश करती है टिहरी जनपद में। ये आपका कौन सा आ गया? टिहरी गढ़वाल जनपद, टिहरी गढ़वाल। अब जब टिहरी गढ़वाल जनपद में प्रवेश करती है भागीरथी नदी तो ये पहुंच जाती है गणेश प्रयाग में। गणेश प्रयाग अब नहीं है, मतलब है तो है लेकिन किस में है? डैम में है, जो आपका टिहरी डैम है। तो जहां पे ये संगम होते था ना गणेश प्रयाग में भिलंगना और भागीरथी नदी का, उसी गणेश प्रयाग के आगे वो डैम की दीवार बनी हुई है वहां पे, और फिर वहां पे इतना बड़ा डैम निर्मित किया गया है। तो टिहरी डैम जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो एक अकेली वो भागीरथी नदी पर नहीं है, बल्कि वो भिलंगना नदी पर भी स्थित है, क्योंकि दोनों नदियों का संगम और यहाँ पे दीवार बनाई गई सीधी ऐसी, और इस प्रकार से पूरा यहाँ पे आप मतलब इन क्षेत्रों में फैला हुआ है डैम। इतना बड़ा डैम है आपका टिहरी डैम। तो देखो, गणेश प्रयाग में संगम होता है किसका? भिलंगना का और भागीरथी नदी का। अब भिलंगना इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, तो भिलंगना के बारे में भी जान लेते हैं। तो भिलंगना नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? खतलिंग ग्लेशियर से। ये आपका क्या है? खतलिंग ग्लेशियर है, आपको नोट करना है। खतलिंग ग्लेशियर जहां से उद्गम होता है भिलंगना नदी का, और भिलंगना नदी आगे घनसाली में पहुंचती है। भिलंगना नदी की भी दो प्रमुख सहायक नदी है, धर्मगंगा और बालगंगा। धर्मगंगा और बालगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है आपकी भिलंगना की सहायक नदियां। और धर्मगंगा और बालगंगा आगे बढ़ती है और बुढ़ा केदार, यहाँ पे बुढ़ा केदार मंदिर है टिहरी जनपद में, तो बुढ़ा केदार में धर्मगंगा और बालगंगा का क्या होता है? संगम होता है। फिर बुढ़ा केदार से आगे बढ़ते हुए घनसाली नामक स्थान पर ये धर्मगंगा और बालगंगा किस में मिल जाती है? भिलंगना से संगम करती है। फिर घनसाली से आगे बढ़ती हुई भिलंगना गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से संगम करती है। फिर गणेश प्रयाग जो कि टिहरी में स्थित है, ये पुरानी टिहरी थी यहाँ पे उस समय, तो यहां से आगे बढ़ता है, यहाँ पे डैम भी है टिहरी डैम, यहां से आगे बढ़ते हुए ये पहुंच जाती है देवप्रयाग में। तो यहाँ पे ये भागीरथी नदी क्या होती है? अलकनंदा से संगम करती है और फिर मिल जाती है। फिर ये आगे किसके नाम से जानी जाएगी? ये जानी जाएगी आपकी गंगा नदी के नाम से। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, भागीरथी नदी को क्या कहा जाता है? सास कहा जाता है, क्योंकि जो भागीरथी नदी है ये क्या है, मतलब ज्यादा चौड़ी नहीं है, ये संकरी है और पानी इसमें ठीक ठाक रहता है, तो ये आवाज ज्यादा करती है। क्योंकि देखो, अगर कम स्थान होगा पानी बहने के लिए तो पानी आपस में टकराएगा या घाटियों में टकराएगा तो ज्यादा आवाज करेगी, तो इसलिए इसको सास की संज्ञा दी गई है। जैसे होता है ना कि बहू और सास में सास बार बार क्या करती है? हल्ला करती है, तो इसी प्रकार से ये शोर ज्यादा करती है, तो इसलिए इसको सास की संज्ञा दी गई है। जबकि जो अलकनंदा नदी है आपने देखा होगा ये काफी चौड़ी है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र ये काफी चौड़ा है, तो ये बिल्कुल शांत स्वभाव से अपनी बहती है, तो इसलिए अलकनंदा को क्या कहा जाता है? बहू कहा जाता है, बहू। तो बहू किसको संज्ञा दी गई है? अलकनंदा को। और सास की संज्ञा किसको दी गई है? भागीरथी नदी को। फिर आगे गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी। अब हम यहाँ पे पहले अलकनंदा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है यहाँ पे अलकनंदा नदी, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये है अलकनंदा। यहाँ पे आप देख सकते हैं संतोपत, क्या यहाँ पे संतोपत ताल है, या आप कह सकते हैं कि इसको जो संतोपत ताल है इसको क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। संतोपत ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है। और इसको देव नदी, जो अलकनंदा नदी है ना, इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो संतोपत ताल से यहां से उद्गम होता है किसका?
या संतोपत हिमनद, यहीं पे आपका ग्लेशियर है संतोपत ग्लेशियर और यहीं पे उसके नीचे ताल बना हुआ है, तो संतोपत हिमनद या संतोपत ताल से अलकनंदा का क्या होता है, उद्गम होता है। अब जो ये संतोपत ताल है इसके 3 कोण हैं, जिन्हें जहां पे जाना जाता है कि त्रिदेव ने यहाँ पे तपस्या की। त्रिदेव कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो 3 कोण है संतोपत ताल के। अब यहां से अलकनंदा आगे बढ़ती है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सर्वप्रथम अलकनंदा नदी पर केशव प्रयाग में, केशव प्रयाग कहां पे स्थित है, यहाँ पे माणा गांव है। माणा गांव अंतिम सीमावर्ती गांव जिसको जाना जाता है, तो माणा गांव यहाँ पे। और यहां से देवताल है यहाँ पे ऊपर। देवताल कौन से जनपद में है, चमोली जनपद में। तो देवताल से दोस्तों सरस्वती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकल रही है, सरस्वती। सरस्वती नदी यहां से निकलती है और माणा गांव के निकट केशव प्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है। इसी सरस्वती नदी पर दोस्तों क्या है, एक भीम पुल निर्मित है। यहाँ पे एक पुल है जिसको कहा जाता है भीम पुल। ऐसा माना जाता है ये प्राचीन पुल है। और जब पांडव हिमालय की ओर क्या कर रहे थे, यात्रा करते, हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो भीम ने इस पुल का निर्माण किया था। बड़ा ये पत्थर से निर्मित, 2 पत्थरों से निर्मित ये पुल बना हुआ है यहाँ पे भीम पुल। तो भीम पुल कौन सी नदी पर है, सरस्वती नदी पर। तो सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम होता है केशव प्रयाग में। फिर यहाँ पे केशव प्रयाग से आगे बढ़ती अलकनंदा पहुंच जाती है बद्रीनाथ धाम में। और बद्रीनाथ धाम के निकट इसमें कौन सी नदी संगम करती है, ऋषिगंगा। ऋषिगंगा का उद्गम कहां से, नीलकंठ पर्वत। ये क्या है आपका, नीलकंठ पर्वत है। अब यहाँ पे कुछ चीजें क्या है थोड़ा साफ नहीं है, तो इनको आपको स्वयं नोट करना है। नीलकंठ पर्वत से ऋषिगंगा निकलती है और बद्रीनाथ के पास अलकनंदा नदी से संगम करती है। ऋषिगंगा दोस्तों, ऋषिगंगा आप लगा सकते हैं कि लगभग सभी नदियों की सहायक नदी है। ऋषिगंगा आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, धौलीगंगा की भी ये सहायक नदी है। तो ऋषिगंगा आपको उत्तराखंड में 2-3 नदियों के नाम मिल जाएंगे। तो बद्रीनाथ के पास है ऋषिगंगा, अलकनंदा से संगम करती है। फिर आगे बढ़ती है गोविंद घाट नामक स्थान पर लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा का उद्गम कहां से होता है, हेमकुंड ग्लेशियर से होता है। लक्ष्मण गंगा का जो उद्गम है हेमकुंड ग्लेशियर से। और फिर लक्ष्मण गंगा आगे बढ़ती है गोविंद घाट नामक स्थान पर। ये किसे संगम करती है, ये करती है आपकी अलकनंदा नदी से संगम। अब देखो जो लक्ष्मण गंगा है ना, इसकी एक प्रमुख अन्य सहायक नदी है, और वो सहायक नदी कौन सी है, पुष्पावती। तो यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं और आप इसको नोट कर सकते हैं। पुष्पावती ये किसकी सहायक नदी है, तो ये भी आपकी लक्ष्मण गंगा की सहायक नदी है। और घाघरिया नामक स्थान पर ये लक्ष्मण गंगा से संगम करती है। वैसे अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज आपने देखी होगी ना हमारी, तो उसमें मैंने काफी प्रत्येक नदी के बारे में बता रखा है। लेकिन नदी तंत्र में यहाँ पे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं मैं उन्हीं के बारे में विशेषकर चर्चा करने वाला हूं। तो गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा संगम करती है, फिर गोविंद घाट से आगे बढ़ती है। और यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सा स्थल है, ये महत्वपूर्ण स्थल है। महत्वपूर्ण स्थल इसलिए दोस्तों क्योंकि जो धौलीगिरी यहाँ पे जो धौली गंगा है ये महत्वपूर्ण गंगा है। तो यहाँ पे आपका विष्णु प्रयाग है, ये पहला प्रयाग। अब यहाँ पे मैं अपने मेंशन नहीं हो रखा है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग में दोस्तों यहाँ पे धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम होता है। प्रथम प्रयाग कौन सा है, विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी संगम कर रही है, धौलीगंगा और अलकनंदा। अब देखो अगर एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि बताइए कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी संगम करती है, और वहां पे 2 ऑप्शन के आगे, एक तो आ गया पश्चिमी धौलीगंगा और एक आ गया पूर्वी धौलीगंगा। अब आप ये तो जानते हैं कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है, लेकिन आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ये नहीं जानते हैं कि ये पश्चिमी धौलीगंगा है या पूर्वी धौलीगंगा है। तो मैं आपको बता दूं ये है आपकी पश्चिमी धौलीगंगा। अब ये पश्चिमी धौलीगंगा क्यों है, क्योंकि दोस्तों अभी जब आप काली नदी सिस्टम पढ़ोगे यहां से जो बहती है पिथौरागढ़ में, तो काली नदी की भी एक सहायक नदी क्या है, धौलीगंगा है। और काली नदी कहां पे आ गई, आपकी पूर्व में आ गई है। ये पूर्वी क्षेत्र है ना, और इसका मतलब ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। तो पूर्व में धौलीगंगा जो कि काली नदी की सहायक नदी है, तो उस धौलीगंगा को इसलिए पूर्वी धौलीगंगा कहा जाता है।
तो पूर्वी धौलीगंगा है काली नदी की सहायक नदी, और जो पश्चिमी धौलीगंगा है यह आपकी अलकनंदा की सहायक नदी। तो ये आपको विशेष तौर पर यहाँ पे नोट करना होगा। पश्चिमी धौलीगंगा का संगम विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ होता है। अब जो ये धौलीगंगा है ये प्रारंभ में, यहाँ पे देखो धौलीगंगा कौन सी पर्वत श्रेणी से निकल रही है, धौलीगिरी पर्वत श्रेणी से। यहाँ से धौलीगंगा का संगम होता है और यहाँ पे है रैणी गांव। रैणी गांव को आप सभी जानते हैं। 2021 में दोस्तों यहीं पे आपदा आई थी। अब ये आपदा किस नदी पर आई? तो ये आई थी ऋषिगंगा। अब देखो ऋषिगंगा अलकनंदा की भी सहायक नदी है जो बद्रीनाथ के पास मिल रही है, और ये धौलीगंगा पश्चिमी धौलीगंगा की भी सहायक नदी है। एक अन्य ऋषिगंगा, इसका नाम भी क्या है? ऋषिगंगा है। और इस ऋषिगंगा का उद्गम होता है त्रिशूल यहाँ पे पर्वत है। तो इस त्रिशूल पर्वत से एक यहाँ पे हिमखंड गिरा था इस ऋषिगंगा में, और एकदम से यहाँ पे 2021 में इस ऋषिगंगा में फरवरी में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने आपको वहां पे उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं के बारे में वीडियो में बताया था। तो इसका जो लेक्चर 3 है परीक्षा वाणी का, उसको आप डिटेल्स में देखिए। इसके बारे में अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो ऋषिगंगा और पश्चिमी धौलीगंगा का जो संगम होता है रैणी गांव से होता है, फिर ये आगे धौलीगंगा के नाम से जानी जाती है, फिर ये आगे बढ़ती है और विष्णुप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है। फिर विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ती हुई होती है यहाँ पे, और यहाँ पे व्रीहि गंगा का संगम होता है। व्रीहि गंगा भी एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है, और व्रीहि गंगा का एक गोना ताल आपको नोट करना है। गोना ताल है यहाँ पे व्रीहि गंगा में। व्रीहि गंगा के निकट में गोना ताल में कई बार आपदा आ चुकी है। फिर व्रीहि गंगा भी इसकी सहायक नदी है। गरुड़ गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। अब इनका एक निश्चित स्थान नहीं है, क्या है? संगम का। ठीक है, तो सिर्फ आप सहायक नदियां आप इनको नोट कर सकते हैं। व्रीहि गंगा हो गया, गरुड़ गंगा, और एक अन्य गंगा पाताल गंगा। पाताल गंगा ये भी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है नंदप्रयाग में। अब नंदप्रयाग में नंद से यानी नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है त्रिशूल पर्वत से ही। त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी नदी निकलती है और नंदप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो ये दूसरा प्रयाग है नंदप्रयाग, जहां पे नंदाकिनी का और अलकनंदा का संगम होता है। फिर ये आगे बढ़ती है और बालखिल्य नदी, यहाँ पे बालखिल्य नदी नंदप्रयाग से आगे संगम करती है अलकनंदा से। अभी जो बालखिल्य नदी है इसका उद्गम चमोली से नहीं होता है, इसका उद्गम होता है रुद्रप्रयाग की तुंगनाथ श्रेणी से। तुंगनाथ मंदिर के बगल से ही तुंगनाथ श्रेणी यहाँ पे ये पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ से उद्गम होता है बालखिल्य नदी का, और ये बालखिल्य नदी आगे बढ़ती हुई यहाँ पे नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा से संगम करती है। तो ये भी इसकी एक सहायक नदी है। फिर ये आगे पहुंचती है कर्णप्रयाग में, ये आपका तीसरा प्रयाग है। देखो प्रथम प्रयाग ये था, दूसरा प्रयाग ये था यहाँ पे, और तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी से मिलती है? पिंडर नदी। अब इस पिंडर नदी का उद्गम कहाँ है? तो यहाँ पे ये बागेश्वर जनपद है। बागेश्वर जनपद के पिंडारी ग्लेशियर से उद्गम होता है पिंडर नदी का, और फिर ये चमोली में प्रवेश करती है, और चमोली के कर्णप्रयाग नामक स्थान पर इस तीसरे प्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो चमोली में है 3 प्रयाग, कौन कौन से? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में ये आपका चौथा प्रयाग हो जाएगा। और रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी इसके साथ संगम करती है? रुद्रप्रयाग में इसके साथ दोस्तों संगम करती है यहाँ पे मंदाकिनी नदी। अब इसमें थोड़ा जूम करके देखना होगा क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। रुद्रप्रयाग छोटा जनपद है, ये रुद्रप्रयाग जनपद है यहां से यहां तक। अब हम मंदाकिनी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो मंदाकिनी नदी का उद्गम है वो कहां से होता है? तो मंदराचल श्रेणी, केदारनाथ के ऊपर यहाँ पे ये है ना आपकी, ये है आपकी मंदाकिनी नदी। देख रहे हो आप कर्सर पे आप विशेष ध्यान दीजिए अपना। तो यहाँ पे केदारनाथ मंदिर भी है। मंदाकिनी नदी के नीचे केदारनाथ मंदिर है जहां से उद्गम हो रहा है मंदाकिनी नदी का, यानी मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ मंदिर भी है। तो केदारनाथ मंदिर के ऊपर केदारनाथ श्रेणी, या जिसको मंदराचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे है चोराबाड़ी ग्लेशियर, और वहां पे चोराबाड़ी ताल भी है जिसको गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। यहीं से उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का। और जो 2013 में आपदा आई थी, एक प्रमुख कारण था कि ये चोराबाड़ी ग्लेशियर यहाँ पे टूटा था। चोराबाड़ी
तार भी गिरा था और एकदम से चोराबाड़ी तालिया गांधी सरोवर यहाँ पे टूट गया था, जिसके कारण यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। मंदाकिनी नदी पर बहुत ही अत्यधिक क्षति हुई थी। तो यहां से आप उद्गम स्थल इसका समझ गए होंगे। मंदाकिनी नदी फिर आगे बढ़ती है और आगे अब इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको नोट करना है क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। तो मंदाकिनी नदी में जो सर्वप्रथम नदी मिलती है वो मिलती है आपकी सोनगंगा। ये आपकी कौन सी है? सोनगंगा है। सोनगंगा का जो उद्गम है वो है वासुकी ताल से और इसलिए इसको वासुकी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनगंगा या वासुकी गंगा, वासुकी नदी, इसका उद्गम वासुकी ताल से होता है और इसका संगम है होता है सोनप्रयाग में। ये आपका सोनप्रयाग है। तो सोनप्रयाग में सोन नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। फिर सोनप्रयाग से आगे बढ़ती है, यहाँ पे सोनप्रयाग है, आगे बढ़ती है मंदाकिनी नदी और कहां पहुंच जाती है? यहाँ पे एक अन्य नदी है, आप मतलब कालीमठ से ऊपर ब्यूंग इसके साथ क्या करती है? संगम करती है। तो उसके बाद कालीमठ आता है और मंदाकिनी में कालीमठ नामक स्थान पर एक मधुगंगा है। मधुगंगा भी प्रमुख सहायक नदी है मंदाकिनी नदी की, ये मधुगंगा है। मधुगंगा का उद्गम कहां से होता है? मधुमहेश्वर से होता है। कहां से होता है? मधुमहेश्वर से। और मधुमहेश्वर से आगे बढ़ती है मधुमहेश्वर मंदिर, आगे बढ़ती है मधुगंगा और कालीमठ नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी से संगम करती है। फिर आगे बढ़ती है मंदाकिनी नदी चंद्रपुरी में इसमें क्यूंजी घाट इसमें संगम करती है, क्यूंजड़ घाट, ठीक है। और फिर चंद्रपुर से आगे बढ़ती है और यहाँ पे सूर्यप्रयाग, ये महत्वपूर्ण है। सूर्यप्रयाग में लस्तर नदी इसके साथ संगम करती है मंदाकिनी के साथ, ठीक है। जो लस्तर नदी ये आपकी पवाली कांटा ये आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है और पवाली कांटा से उद्गम होता है लस्तर नदी का और सूर्यप्रयाग में ये मंदाकिनी नदी से संगम करती है। फिर मंदाकिनी नदी सूर्यप्रयाग से आगे बढ़ती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है, जो कि चौथा प्रयाग है। तो 4 प्रयाग आप समझ गए होंगे, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, ये 3 चमोली में थे, एक रुद्रप्रयाग जनपद में है। फिर ये आगे बढ़ती है और यहाँ से श्रीनगर और चौरास के मध्य से होकर यहाँ पे आपका श्रीनगर हो जाएगा और फिर ये कुल मिला के बॉर्डर बनाती है किसका? टिहरी का और पौड़ी का। और फिर आगे बढ़ती है और यहाँ पे देवप्रयाग नामक स्थान पर, देवप्रयाग में ये भागीरथी से मिल जाती है। अब जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, तो ये आपका कौन सा प्रयाग है? 5वां प्रयाग है। तो 5वां प्रयाग कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित है। फिर देवप्रयाग से आगे अब गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की। तो यहां तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भागीरथी के बारे में और अलकनंदा के बारे में हमने डिस्क्राइब यहां पे कर लिया है। अब देखो यहाँ पे गंगा देवप्रयाग से ये आगे गंगा के नाम से जान जाती है और गंगा नदी पौड़ी के ब्यास घाट में जब पहुंचती है तो ब्यास घाट में गंगा से एक नदी संगम करती है, उसका नाम है नयार नदी। क्या इसका नाम? नयार नदी। नयार नदी भी यहाँ पे 2 भागों में निकलती है, एक है यहाँ पे पूर्वी नयार और एक है पश्चिमी नयार। तो पहले हम पूर्वी नयार के बारे में जान लेते हैं। यह है यहाँ पे पूर्वी नयार। इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम भी दूधातोली जो श्रेणी है ना, ये दूधातोली श्रेणी ये 3 जनपदों में फैली हुई है। यह है आपका चमोली, यहाँ पे फैली हुई है, यह आपका अल्मोड़ा है, यह आपका पौड़ी है। तो कुल मिला के इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। इस दूधातोली श्रेणी से उद्गम होता है नयार नदी का। अब जो पूर्वी नयार नदी है इसका उद्गम दूधातोली श्रेणी की ये दक्षिण में है ना, देखो पूर्वी नयार दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिणी श्रेणी जो जखमौलीधार श्रेणी के नाम से जिसको जाना जाता है, जखमौलीधार, दूधातोली श्रेणी के दक्षिणी भाग की जखमौलीधार श्रेणी से उद्गम होता है पूर्वी नयार नदी का। और उस पूर्वी नयार नदी में दोस्तों बीरोखाल नामक स्थान पर क्या है? दुनाब परियोजना भी स्थित है। दुनाब परियोजना कौन सी नदी पर है? बीरोखाल में, तो पूर्वी नयार नदी पर। उसके बाद ये पश्चिमी नयार है, तो ये आपकी ये भी दूधातोली श्रेणी से ही निकल रही है, लेकिन दूधातोली श्रेणी के उत्तरी भाग, उत्तरी और पश्चिमी ढाल जिसे हम कहते हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। क्योंकि देखिए उत्तर में स्थित है, पूर्वी नयार दक्षिण से निकल रही है, ये उत्तरी पश्चिमी भाग से निकल रही है दूधातोली श्रेणी की।
तो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार दोनों का उद्गम दूधातोली श्रेणी से होता है। फिर आगे बढ़ती हैं दोनों और सतपुली, पौड़ी के सतपुली में ये संगम करती है आपस में। अब ये आपकी पश्चिमी नयार है ना, ये मूल रूप से दो शाखाओं में निकलती है। मूल रूप से ये भी निकल रही है दो शाखाओं से। एक शाखा इसकी श्योलीगाड़ और दूसरी शाखा इसकी थेंजुलीगाड़, इसको ढाईजुलीगाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों आपकी पैठानी में संगम करती है। फिर आगे बढ़ती है और सतपुली में पूर्वी नयार नदी के साथ संगम करती है पश्चिमी नयार। तो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का संगम साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप में मैंने आपको यहाँ पे दर्शा रखा है। तो सतपुली में पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का संगम होता है। आगे फिर ये नयार नदी के नाम से जानी जाती है और नयार नदी को नाद गंगा भी कहा जाता है। नाद गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? नयार नदी को। और फिर पहुंच जाती है नयार नदी ब्यास घाट के पास और ब्यास घाट के पास ये संगम करती है गंगा नदी से। फिर दोस्तों गंगा नदी आगे बढ़ती है और ये पहुंच जाती है कहां पे? देहरादून ऋषिकेश। अब ये फिर देहरादून और पौड़ी की क्या बनाती है? सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। और इसी में आता है आपका, देखो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऋषिकेश आ जाता है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ती है देहरादून और पौड़ी की सीमा बनाते हुए और देहरादून के रायवाला में यहाँ पे कौन सी नदी के साथ संगम करती है? सोंग नदी के साथ। ये आपकी आ रही है सोंग नदी, जो कि टिहरी की सुरकंडा रेंज कहाँ है? टिहरी जनपद में है। सुरकंडा पर्वत टिहरी जनपद में है। तो सुरकंडा रेंज से एक आती है सोंग नदी। सोंग नदी यहाँ पे टिहरी से देहरादून में प्रवेश करती है और ये आगे बढ़ती है और ये रायवाला में किसके साथ संगम करती है? ये करती है संगम आपके गंगा नदी से। सोंग नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदी है जो कि देहरादून में स्थित है। रिस्पना नदी और बिंदाल नदी, ये मैंने आपको देहरादून जनपद वाली सीरीज में काफी डिटेल्स में बता रखा है इन नदियों के बारे में। तो बिंदाल नदी और रिस्पना नदी ये किसकी सहायक नदी है? सोंग नदी की सहायक नदी है और फिर ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। तो रायवाला में सोंग नदी और गंगा नदी का क्या होता है? संगम होता है। ये आपको नोट करना होगा। उसके बाद ऋषिकेश में यहाँ पे चंद्रभागा नदी मिलती है, ठीक है। चंद्रभागा नदी भी यहाँ पे ऋषिकेश में गंगा नदी से संगम करती है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो एक और नदी चंद्रभागा नदी। तो फिर यहाँ पे आगे बढ़ती है गंगा नदी और ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। अब गंगा नदी ने मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, हरिद्वार में प्रवेश कर लिया है। और जैसे ही हरिद्वार में प्रवेश करती है, हर की पौड़ी नामक स्थान पर यहाँ पे आपका है भीमगोड़ा बैराज। भीमगोड़ा बैराज कहाँ पे स्थित है? तो हर की पौड़ी नामक स्थान पर। और यहाँ पे क्या है, आपकी जो गंगा नदी है इसको यहाँ पे दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ से एक नहर निकाली जाती है, ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी, यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर, यहां से क्या निकल रही है? भीमगोड़ा बैराज से ऊपरी गंगा नहर, जो कि इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जाती है। यह है यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर। और ये है यहाँ से फिर भीमगोड़ा बैराज से गंगा नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पे हरिद्वार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है कुछ देर तक। फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब ये तो हो गया गंगा नदी। अब गंगा नदी की कुछ अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि उत्तराखंड में इसके साथ संगम नहीं करती, बल्कि कहाँ संगम करती है? उत्तर प्रदेश में संगम करती है। उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ना, यहाँ पे कन्नौज में ये पश्चिमी रामगंगा है। अब इसका नाम पश्चिमी रामगंगा इसलिए है क्योंकि जब मैं आपको काली नदी के बारे में बताऊंगा इसी वीडियो में, आगे मैं बताने वाला हूं, तो पूर्वी रामगंगा है जो यहां से निकलती है और ये इस प्रकार से क्या करती है? यहाँ पे सरयू नदी के साथ संगम करती है, फिर ये काली नदी के साथ मिल जाती है। तो पूर्वी गंगा ये काली नदी की सहायक नदी है या सरयू नदी की सहायक नदी है, जबकि पश्चिमी रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। तो पूर्वी पश्चिमी में आपको क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। अभी पश्चिमी रामगंगा इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम भी यहाँ पे देखो दूधातोली श्रेणी से हो रहा है। यहां से दूधातोली श्रेणी की पूर्वी ढाल से, और फिर ये अब देखो दूधातोली श्रेणी तो चमोली में भी स्थित है, पौड़ी और अल्मोड़ा। तो इधर से यहां से निकलती हुई फिर दूधातोली श्रेणी से आगे बढ़ती है और पौड़ी में यहाँ पे देखो, पौड़ी में यहाँ पे यहाँ पे कौन सा स्थान है? पौड़ी में यहाँ पे कालागढ़ नामक स्थान है। कालागढ़, यहाँ पे एक डैम भी है कालागढ़ डैम, वो इसी पे है पश्चिमी रामगंगा पे। तो कालागढ़ नामक स्थान से ये पौड़ी
ये आपको बोला है राज्य से बाहर हो जाती है, ये उत्तर प्रदेश है। तो पौड़ी के कालागढ़ से ये आगे निकलती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट ये गंगा नदी से संगम करती है, यूपी में कन्नौज में। अब इस पश्चिमी रामगंगा में कौन कौन सी नदियां मिल रही है, ये देखो कोसी नदी, ये बागेश्वर से कौसानी से निकलती है, इसके साथ एक सुयाल नदी भी संगम करती है, फिर आगे बढ़ती है यहाँ पे ये उधम सिंह नगर में यहाँ पे दावकर नदी इसके साथ संगम करती है, फीका नदी भी इसके साथ संगम करती है और फिर ये कोसी नदी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी रामगंगा के साथ मिलती है। फिर पश्चिमी रामगंगा आगे बढ़ते कन्नौज पर ये क्या है, गंगा नदी से संगम करती है। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां थी दोस्तों, छोटी छोटी नदियां गंगा नदी की। तो गंगा नदी तंत्र यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने आपको डिटेल्स में काफी डिटेल्स में यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी तंत्र के बारे में बताया। उसके बाद गंगा नदी में जो भी प्रमुख अन्य सहायक नदियां हैं इसकी, इनके बारे में डिटेल्स में चर्चा की। अब हम यहाँ पे जानते हैं तीसरी जो अन्य रिवर सिस्टम है उत्तराखंड का, वो कौन सा है, वो है आपका काली नदी तंत्र। यह है दोस्तों यहाँ पे काली नदी तंत्र का मैप। अब इसमें सब चीज आपको क्लियरली दिख जाएगी क्योंकि इसकी सहायक नदियां कम है। अब जहां पे कम नदी होंगी दर्शाने के लिए वहां पे थोड़ा वो हमने मतलब काफी अच्छी तरीके से वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि गंगा नदी में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, वहां पे बहुत सारी नदियां थी छोटी छोटी, अब उनको काफी छोटे छोटे अक्षरों में दर्शाया गया है, तो वहां पे क्लियरली नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको शब्दों के माध्यम से बता दिया था। अब हम यहाँ पे काली नदी के बारे में बात करेंगे। काली नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, लिपुलेख दर्रे से। और ये दोस्तों जहां पे इसका उद्गम है ना काली नदी का, वही यहाँ पे आजकल तनाव का कारण भी बना हुआ है। नेपाल और भारत के मध्य तनाव का कारण यही काली नदी का उद्गम स्थल बन रखा है। इसके बारे में आपको कई बार बता भी चुका हूं। तो देखो कई बार अब ऑप्शन में क्या आता है, कई बार काली नदी का जो उद्गम है ऑप्शन में दर्रे पूछ जाते हैं, तो वहां पे जहां पे ऑप्शन में होगा लिपुलेख दर्रा, वहां पे आपको बिल्कुल सही कर देना है कि लिपुलेख दर्रे से उद्गम होता है काली नदी का। लेकिन जो इसका उद्गम होता है लिपुलेख दर्रे के निकट, वहां पे काला पानी नामक स्थान है, वहां से इसका उद्गम होता है। तो काला पानी से, लिपुलेख दर्रे से, और साथ साथ यहाँ पे काकागिरी पर्वत है ना, उसके निकट से होती हुई समांतर ये फिर किस प्रकार बहती है, भारत और नेपाल, ये क्या है, ये आपका नेपाल है। तो भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए काली नदी आगे बढ़ती है। तो इसका उद्गम आप देख सकते हैं लिपुलेख दर्रा, काला पानी से इसका उद्गम होता है। अब ये आगे बढ़ती है और गूंजी नामक स्थान पर, पिथौरागढ़ के गूंजी नामक स्थान पर एक नदी इसके साथ संगम करती है। कौन सी नदी है वो, यहां पे देखिए कुटियांगटी नदी है। कुटियांगटी नदी इसके साथ संगम करती है। अब दोस्तों मैं एक और चीज आपको यहां पे बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक यदि आपको जाननी है नदियों की, उत्तराखंड की संपूर्ण नदियों की, कौन किसकी सहायक नदी है, इस पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है और उसको मैं दोबारा यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, क्योंकि एक बार पहले ही बना चुका हूं उसको। तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो उत्तराखंड रिवर सिस्टम शॉर्ट ट्रिक बाय जरधारी क्लासेज, सबसे ऊपर आ जाएगी। तो एक बार संपूर्ण आपने ये पूरी वीडियो देखनी है, रिवर सिस्टम को समझना है, कहां से निकल रही है, कौन किसकी सहायक नदी है, उसके बाद आप शॉर्ट वीडियो जरूर दे सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक आप जरूर दे सकते हैं उत्तराखंड रिवर सिस्टम की। ठीक है, तो हम यहाँ पे काली नदी के बारे में बात कर रहे थे। तो काली नदी यहाँ पे गूंजी नामक स्थान पर कुटियांगटी नदी, जो कुटियांगटी नदी इसका उद्गम यहाँ से जैंगसर श्रेणी से होता है। ट्रांस हिमालय की जो जैंगसर श्रेणियां हैं यहाँ से क्या है, कुटियांगटी का क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है और गूंजी नामक स्थान पर ये कुटियांगटी संगम करती है किसके साथ, काली नदी के साथ। फिर काली नदी आगे बढ़ती है और खेला तवाघाट नामक स्थान पर, खेला तवाघाट नामक स्थान पर इसमें पूर्वी धौलीगंगा मिलती है। देखो ये आगे यहाँ पे पूर्वी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी थी, ये थी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी। इस प्रकार से ये ऋषिगंगा थी, ये पश्चिमी धौलीगंगा थी, रेणी में मिल रही थी, फिर ये आगे विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिल रही थी। लेकिन पूर्वी धौलीगंगा ये काली नदी की सहायक नदी है। पूर्वी धौलीगंगा ये प्रारंभ में दो भागों में निकलती है, लिस्तर और दारमा। अभी लिस्तर और दारमा का जो उद्गम होता है गोवन खना हिमनद से, गोवन खना हिमनद यहां से उद्गम होता है लिस्तर और दारमा नदी का। फिर लिस्तर और दारमा नदी यहाँ पे आपका छोटा कैलाश, या जिसको हम तेजांग कहते हैं, तेजांग नामक स्थान पर, यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं छोटा कैलाश, यहां पे लिस्तर और दारमा नदी क्या करती है, संगम करती है।
और फिर ये आगे पूर्वी धौली गंगा के नाम से जानी जाती है और खेला तवाघाट नामक स्थान पर ये काली नदी से संगम करती है। फिर ये काली नदी आगे बढ़ती है और जोलजीबी नामक स्थान पर पहुंच जाती है। अब जोलजीबी में इसके साथ एक नदी संगम करती है जिसका नाम क्या है, गौरी गंगा। तो काली नदी की सहायक नदी कौन है, गौरी गंगा भी है। गौरी गंगा ये भी प्रारंभ में 2 भागों में निकल रही है। एक तो ये गौरी गंगा जो कि मिलम ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, गौरी गंगा का उद्गम होता है मिलम ग्लेशियर से। फिर ये आगे बढ़ती है और यहाँ पे एक और नदी है जिसका नाम क्या है, रालम नदी। रालम नदी का जो उद्गम होता है रालम ग्लेशियर से। और फिर गौरी गंगा और रालम नदी ये आगे बढ़ती है और जोलजीबी नामक, यहाँ पे मेला भी लगता है जोलजीबी मेला पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ के जोलजीबी नामक स्थल पर ये काली नदी से संगम करती है। ये काली नदी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर बनाते हुए और पिथौरागढ़ का। उसके बाद जोलजीबी से आगे क्या होता है, जोलजीबी से आगे जब काली नदी बढ़ती है फिर भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए पंचेश्वर में पहुंचती है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण यह आपको जानना जरूरी है, पंचेश्वर में यहाँ पे इसके साथ कौन सी नदी संगम करती है, तो वो करती है यहाँ पे सरयू नदी। ये सरयू नदी है। सरयू नदी का उद्गम कहां से होता है, ये देखो सरयू नदी का जो उद्गम है इस प्रकार से ये है सरयू नदी। इसका उद्गम है सरमूल श्रेणी से, सरमूल श्रेणी से उद्गम होता है सरयू नदी का। सरयू नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पे पहुंच जाती है बागेश्वर में। बागेश्वर में सरयू नदी के साथ गोमती नदी संगम करती है। गोमती नदी प्रारंभ में एक यहाँ पे क्या है, गरुड़ गंगा है और एक है गोमती नदी। गरुड़ गंगा और गोमती नदी आगे बढ़ती है, फिर बागेश्वर में गोमती नदी किसके साथ संगम करती है, सरयू नदी के साथ संगम करती है। फिर सरयू नदी बागेश्वर से आगे होते हुए रामेश्वर नामक स्थल पर किसके साथ संगम करती है, पूर्वी रामगंगा से। तो पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है, सरयू नदी। अब सरयू नदी यहाँ पे सहायक नदी किसकी है, काली नदी की। तो कई बार सीधे ऑप्शन में काली नदी, क्योंकि अगर कई बार बड़ी बड़ी नदियां देते हैं ना ऑप्शन में, तो पूर्वी गंगा किसकी सहायक नदी है, ऑप्शन में आ सकता है काली नदी, अलकनंदा, भागीरथी या गंगा। तो आपको क्या करना है, काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा, जबकि पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। तो पूर्वी रामगंगा सरयू में मिल जाती है रामेश्वर में, और फिर ये पंचेश्वर में सरयू किसके साथ मिल जाती है, काली नदी के साथ मिल जाती है। तो अगर ऑप्शन में बड़ी बड़ी नदियां नहीं पूछता है, कई बार छोटी छोटी नदियां पूछता है, यानी वहां पे काली नदी ऑप्शन में नहीं आता है और ऑप्शन में आता है सरयू नदी, तब आपको सरयू नदी सही करना है, क्योंकि सरयू नदी सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है, सरयू नदी की सहायक नदी है। पंचेश्वर से आगे फिर मटियानी नामक स्थान पर चंपावत में लोहावती नदी काली नदी से संगम करती है। फिर आगे चूका नामक स्थान पर लधिया नदी संगम करती है काली नदी से। फिर आगे चंपावत में है यहाँ पे बनबसा बैराज, और बनबसा बैराज में काली नदी से एक नहर निकाली गई है और वो नहर है शारदा नहर। तो शारदा नहर, और ये शारदा नहर प्रवेश करती है उधम सिंह नगर में, जबकि काली नदी यहीं से वापस मुड़ जाती है नेपाल की ओर। यहाँ पे इसको महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है, और फिर ये आगे इस प्रकार से प्रवाह करती है। तो शारदा नहर 21 से निकाली गई है, बनबसा बैराज चंपावत से काली नदी से निकाली गई है शारदा नहर। तो ये हो गया दोस्तों संपूर्ण रिवर सिस्टम किसका, उत्तराखंड का। हमने आपको यहाँ पे काली नदी, आपका गंगा नदी तंत्र जिसमें भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और नयार नदी आती है, और कुछ अन्य सहायक नदियां जो कि उत्तराखंड के बाहर उसमें प्रवेश करती हैं, और साथ ही साथ यमुना नदी के बारे में बताया। तो जो महत्वपूर्ण नदियां थी वो सारी मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट आपको मैप के माध्यम से यदि सभी नदियों के बारे में समझना है, छोटी से छोटी नदियों के बारे में भी, तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज की हमारी जो ई बुक है उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या मैप का अगर आपको चाहिए मैप तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इन मैप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि मैप से अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको हमेशा के लिए क्या होगा, याद रह जाएगा। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख नदी तंत्र। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, वीडियो कैसे लगी, मैप आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार से आगे लगातार हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपको कवर कराते जाएंगे। तो आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।
कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।